नमस्कार दोस्तों। अगर आपको याद हो तो 2017 में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब वह पेटीएम की सफलता का जश्न मना रहे थे। उन्होंने खुश होकर रूप में कहा, "ओ जो हमारे साथ नहीं हैं, वे रोएंगे, लेकिन दुख की बात है कि 7 साल बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जो लोग पेटीएम वाले हैं, वो रो रहे हैं।" पिछले कुछ दिनों में हमने इस कंपनी का भीषण डाउनफॉल देखा। 30 जनवरी को इस कंपनी के शेयर की कीमत 760 रुपये थी। आज यह गिरकर 380 रुपये के नीचे आ गया है। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए इस वीडियो में पेटीएम के राइज और डाउनफॉल को समझें। पेटीएम ने अपनी यात्रा 2010 में शुरू की थी, लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ एक मोबाइल रिचार्जिंग प्लेटफॉर्म था। एक ऐप जिसके जरिए आप अपना फोन रिचार्ज कर सकते हैं और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने धीरे धीरे अपने ऐप में और भी फीचर्स जोड़े। जनवरी 2014 में ही पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया गया था। इससे आप पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 2015 तक मेट्रो रिचार्ज, बिजली, गैस और पानी के बिल का भुगतान करना संभव हो गया। लेकिन कंपनी की लोकप्रियता में असली सक्सेस 8 नवंबर 2016 के बाद देखने को मिला। उस दिन जब नोटबंदी हुई थी। आज रात आधी रात से 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट वैध मनी नहीं रहेंगे। नोटबंदी के अगले ही दिन देशभर के कई अखबारों में पहले पन्ने पर विज्ञापन कुछ इस तरह दिखे। स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास में सबसे साहसिक निर्णय लेने के लिए पेटीएम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता है। अब एटीएम नहीं, पेटीएम का उपयोग करें। पेटीएम को लेकर सबसे पहला विवाद यहीं उठा था। लोगों ने सवाल किया कि क्या पेटीएम का सरकार से कोई संबंध है? अपने मंच का विज्ञापन करते समय प्रधानमंत्री के चेहरे का इस तरह से उपयोग करना और गुप्त कहे जाने वाले नोटबंदी के फैसले की घोषणा 8 नवंबर को रात 8 बजे की गई। तो ऐसा कैसे हुआ कि अगले ही दिन 9 नवंबर की सुबह के अखबार में पहले पन्ने पर यही विज्ञापन था? क्या इस कंपनी को पहले से पता था कि नोटबंदी होने वाली है? जो कुछ भी हुआ, एक बात तो साफ थी। इस फैसले से पेटीएम को काफी फायदा हुआ। यूरो मनी की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से पहले पेटीएम के 12.5 करोड़ ग्राहक थे। लेकिन नोटबंदी के 3 महीने बाद ही पेटीएम के करीब 185 मिलियन ग्राहक हो गए। इस कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस मौके को भुनाने का मौका नहीं छोड़ा। पेटीएम ने स्थानीय दुकानों और विक्रेताओं को अपने क्यूआर कोड वितरित करने के लिए 10,000 से अधिक एजेंटों को काम पर रखा है। हर शहर में दुकानदारों को पेटीएम का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कंपनी जबरदस्त ग्रोथ कर रही थी। लेकिन इसी दौरान 2-3 और विवाद भी हुए। एक था पेटीएम का चाइनीज लिंक। 2015 में अलीबाबा नाम की एक चीनी कंपनी ने पेटीएम में $680 मिलियन का निवेश किया और पेटीएम कंपनी की 40% हिस्सेदारी इस चीनी कंपनी के पास चली गई। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा हैं और विजय ने कहा था कि वह उनके हीरो हैं। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को एक बयान दिया था, "मुझे चीन, अलीबाबा और जैक, तीनों चीजों में पूरी दिलचस्पी हो गई। भारत और चीन के हालिया रिश्तों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चीन लगातार भारतीय सीमा पर घुसपैठ कर रहा है। 2017 में डोकलाम सीमा पर गतिरोध हुआ था। कई लोगों ने इसके लिए पेटीएम की आलोचना की थी, यह दावा करते हुए कि जब कंपनी कुछ बेचना चाहती है तो वह देशभक्त होने का दिखावा करती है। लेकिन वे चोरी छिपे चीनी फंडिंग लेते रहे हैं। इस आलोचना के कारण 2023 में कंपनी में चीनी हिस्सेदारी कम कर दी गई। विजय ने लगभग 10% हिस्सेदारी वापस अपने पास स्थानांतरित कर ली और कंपनी में चीनी हिस्सेदारी अब तक लगभग 13.5% है। कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती रही। सामान्यतया ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्हें आपके डेटा की परवाह नहीं है। वे आपका डेटा अन्य कंपनियों को बेचते हैं। विशेषकर ऑनलाइन ऐसा बहुत होता है। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया। उन्होंने बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। पेमेंट्स बैंक कुछ हद तक बैंक की तरह ही है। आप एक बैंक खाता बना सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं और डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक की तुलना में इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। पेमेंट बैंक ज्यादातर डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भुगतान बैंकों की बहुत कम फिजिकल ब्रांचेज हैं और आरबीआई के नियमों के अनुसार भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और ऋण सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं।
HDFC, SBI, ICICI जैसे सामान्य वाणिज्यिक बैंकों में कोई जमा सीमा नहीं है। उन बैंकों में आप जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए एक सीमा निर्धारित की है। इन बैंकों में आप 2 रुपये लाख से अधिक जमा नहीं कर सकते। पेटीएम की वर्तमान स्थिति काफी हद तक पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के कारण है। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है और पैसे छापने का भी काम करता है। देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को RBI द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। तो 31 जनवरी 2024 को पेटीएम क्रैश हो गया क्योंकि RBI ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर परिचालन प्रतिबंध लगा दिया था। RBI ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक बार बार हमारे नियमों का उल्लंघन करता रहा। उनके द्वारा लगातार नॉन कॉम्प्लायंस किया जा रहा था और इसीलिए RBI ने बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम का पेमेंट्स बैंक कोई भी नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता है। ग्राहक खातों में पैसे टॉपअप नहीं हो सकते। नए ग्राहकों को शामिल नहीं किया जा सकता। और RBI ने कहा कि इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सभी नोडल खाते 15 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाने चाहिए। नोडल खाते वे खाते हैं जिनका उपयोग ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा व्यवसायों द्वारा किया जाता है। और जहां तक पेटीएम वॉलेट की बात है तो आप अपने मौजूदा बैलेंस का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप इसमें और पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर यह RBI का बड़ा फैसला है। और ऐसे फैसले एक झटके में नहीं लिए जाते। ऐसा नहीं है कि RBI ने अचानक ही एक दिन पेटीएम पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और इन फैसलों को लागू कर दिया। दरअसल इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। सच तो यह है कि पेटीएम को RBI द्वारा वर्षों तक बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने फिर भी अपने कार्यों में सुधार नहीं किया। नवंबर 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक लॉन्च हुआ और जून 2018 में RBI ने पहली चेतावनी जारी की। एक ऑडिट में पाया गया कि पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहा था और जिन ग्राहकों ने अपने बैंक में खाता बनाया था उनकी पहचान पेटीएम द्वारा ठीक से वेरीफाइड नहीं की जा रही थी। पेटीएम द्वारा KYC या अपने ग्राहक को जाने कंप्लायंस का पालन नहीं किया गया। इसलिए RBI ने पेटीएम से कहा कि जब तक वह इन सभी मुद्दों को ठीक नहीं कर लेता तब तक वह नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना बंद कर दे। पेटीएम ने इस चेतावनी के संबंध में कुछ कार्रवाई की क्योंकि जनवरी 2019 में RBI ने पेटीएम को ग्राहकों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में अगला बड़ा झटका लगा। पेटीएम पर 10 रुपये मिलियन का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने अपना लाइसेंस आवेदन भरते समय गलत जानकारी और दस्तावेज जमा किए थे। RBI ने पहले जो मुद्दे उठाए थे, ग्राहकों का सत्यापन ठीक से नहीं हो रहा है, नियमों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, वही मुद्दे एक बार फिर देखने को मिले। एक बार फिर ग्राहक ऑनबोर्डिंग को रोकना पड़ा। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पर एक और बड़ा जुर्माना लगाया गया। इस बार इसकी राशि 50 रुपये मिलियन थी। RBI को उम्मीद थी कि 2 चेतावनियों और 2 जुर्माने के बाद पेटीएम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और अपने ग्राहकों का ठीक से सत्यापन करना शुरू कर देगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पेटीएम ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया और इसी वजह से 31 जनवरी 2024 को RBI को ठोस कदम उठाना पड़ा। चूंकि पेटीएम नियमों और विनियमों का ठीक से पालन नहीं कर सका, इसलिए RBI को अपना परिचालन बंद करना पड़ा। RBI के नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। CNBC के अनुसार पेटीएम ने उचित KYC दस्तावेज के बिना सैकड़ों हजारों ग्राहकों को उनके साथ बैंक खाते खोलने की अनुमति दी। ऐसे हजारों मामले थे जहां हजारों ग्राहकों ने एक ही पैन कार्ड का उपयोग करके कई खाते खोले थे। कुछ खातों में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। यहां संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम स्पष्ट था। संभव है कि पेटीएम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो। आउटलुक ने बताया कि एक विश्लेषक के अनुसार पेटीएम के पास लगभग 350 मिलियन वॉलेट थे, जिनमें से करीब 310 मिलियन वॉलेट निष्क्रिय हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और शेष 40 मिलियन वॉलेट में से अधिकांश में कोई बैलेंस नहीं है या बहुत कम बैलेंस है। इस वजह से इनका उपयोग म्यूल खातों की तरह किया जा सकता है। म्यूल खाता एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसके बाद डेटा प्राइवेसी को लेकर भी चिंताएं हैं।
आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच कोई परिचालन सेग्रीगेशन नहीं है। दोनों के बीच नकदी का प्रवाह था, जिसका वित्तीय विवरण में खुलासा नहीं किया गया था। इतने सारे नियम कायदों की अनदेखी की गई। क्या इसके लिए कुछ हद तक उनके सीईओ विजय शेखर शर्मा का अहंकार जिम्मेदार है? उन्होंने कई मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिए, उन इंटरव्यू में उनकी बातों में यही अहंकार देखने को मिला। यदि आप मौलिक रूप से मानते हैं कि पेटीएम है पेटीएम, सवाल यह है कि आगे क्या होगा? आंतरिक तौर पर कंपनी के कर्मचारियों को काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। आगे क्या होगा, इस बारे में उन्हें नेतृत्व से ज्यादा स्पष्टता नहीं मिल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि कंपनी के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनका बिजनेस मॉडल बदल सकता है। अब वे बैंक बनने के बजाय थर्ड पार्टी भुगतान ऐप बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पिछली तरफ से कुछ चीजें बदलनी होंगी और उन्हें यह बदलाव एक सीमित समय में करना होगा। यदि आप यह जांचने के लिए कि उसने हर साल कितनी कमाई की है, पेटीएम की वार्षिक रिपोर्ट देखें, तो आप देखेंगे कि शेयर बाजार में इसके शेयर सूचीबद्ध होने के बाद से यह हमेशा घाटे में रहने वाली कंपनी रही है। इस चार्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 16 अरब रुपए का घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में 15 रुपए अरब का घाटा। वित्त वर्ष 2023 में ₹1.70 बिलियन का घाटा। अच्छी खबर यह थी कि साल दर साल कंपनी का घाटा कम हो रहा था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती थी कि अगले साल यानी इस साल वित्त वर्ष 2024 में कंपनी अपना पहला मुनाफा कमाएगी। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके बाद यह मुश्किल लग रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल कंपनी का घाटा 3 अरब रुपए से बढ़कर 5 अरब रुपए हो सकता है। पेटीएम ने इस बात का खुलासा जनता के सामने करते हुए कहा है कि वे अब आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। लेकिन इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयर की कीमत और गिर गई। प्रॉफिटेबिलिटी का मार्ग क्या है विजय? क्या है? पेटीएम कब तक पैसा कमाएगा? अधिक पैसा कमाएं? अधिक पैसा कमाकर। विजय शेखर शर्मा को अगर लोगों को समझाना है तो उन्हें इन सवालों के बेहतर जवाब देने होंगे। दरअसल, लोगों को समझाना पेटीएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक औसत व्यक्ति कंपनी चुनने के मामले में बहुत चूजी होता है और जनता का विश्वास यहां अहम भूमिका निभाता है। यहां वे अधिक सतर्क रहेंगे क्योंकि इसमें उनका पैसा और बैंकिंग क्षमताएं शामिल हैं। पेटीएम के लिए ग्राहकों को वापस लाना आसान नहीं होगा, लेकिन कन्विंसिंग ग्राहक बाद में आएंगे। सबसे पहले पेटीएम को आरबीआई को मनाना होगा। यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन सुरंग के अंत में रोशनी है। इससे बाहर निकलने का एक तरीका यह हो सकता है कि कोई अन्य कंपनी पेटीएम का वॉलेट व्यवसाय खरीद ले। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि एचडीएफसी बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जियो ने इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा है कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी, ऐसी बिक्री को अंजाम देने से पहले उन्हें आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।